उपरस और साधारण रस का। जी सर, प्लीज स्टार्ट कीजिए। और शुरू करता हूँ। हाँ जी सर। आज थोड़ा सा पिछला चर्चा करते हुए उपरस और साधारण रस का डिस्कस करना है। ये इस चर्चा का सामान्य सा टाइटल है, फार्माकोविजिलेंस कंसर्न ऑफ ड्रग्स ऑफ उपरस एंड साधारण रसा यूज्ड इन आयुर्वेदा। उपरस एंड साधारण रसा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नया तो कुछ डेवलप होता नहीं है, किंतु जो पिछले संग्रह काल से चला आ रहा है उसको हम रिव्यू करते हैं और उनमें अपडेट करने का प्रयास करते हैं कि आज जो प्रैक्टिस में है उसके आधार पे हम उसको पहचाने। नहीं तो अलग अलग समय पे एक ही नाम से बहुत सारे द्रव्य काम में लिए थे और पिछली सदी में कुछ विद्वानों ने विनिश्चय का भी प्रयास किया, किंतु रस शास्त्र एक विशिष्ट प्रक्रिया है और उसमें केवल चिकित्सा ही नहीं, इंडस्ट्री और बहुत सारी जितनी ब्रांचेज हैं उस तरह का विचार होता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री वगैरह में जो द्रव्य काम में आते हैं वो भी उसी नाम से यहाँ संग्रहित हैं। इसलिए हम लोग विनिश्चय में नहीं जा करके ग्राह्य जो होता है चिकित्सा के लिए उसको विचार करके आगे हम लोग काम करते हैं। और फार्माकोविजिलेंस के दृष्टि से प्राय आजकल हेवी मेटल्स और इनसे काफी डरने लग गए। इवन हमारे यहाँ तो जहाँ रसाजीर्ण या विकार शांति की बात आती है तो खाद्य पदार्थों के बारे में भी कुछ विषाक्तता और उनके साइड इफेक्ट अजीर्ण वगैरह दिए हुए हैं। एडीआर वहां भी हो सकता है। और जो ड्रग को हमने यहाँ पर आयुर्वेद में एक में विष माना, वो सीधा सिस्टम में विष नहीं है, या जो यूनानी सिस्टम में विष है लाइक डायमंड, वो आयुर्वेद में विष नहीं है। तो ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि सब जो भी टॉपिक है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नया भी जोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, किंतु वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पे हो और सर्वमान्य हो, इतना सा हमको देखना चाहिए। तो हम आते हैं कि सब पिछली बार उपरस की बात हुई थी और एक कोटेशन ग्रंथों में है, टेक्स्ट में, वो है कि सब महारस एवं गंधाद उपरसा स्मृता। तो महारस तो केवल पारद है और बाकी जितने भी ससारा वैष्णवी सेना करके जो है ककणा कादि कंकणा इस तरह के कॉन्सेप्ट में काफी सारे द्रव्य उपरस में आ जाएंगे। उनमें से हमने जो पिछली चर्चा में बात किया था तो 59 तक की शास्त्र ग्रंथों में लिखे हुए उपरसों का हमने एक लिस्ट भी दिया था और उसके आधार पे साधारण रस की बात आती है तो रस सिद्धि करा प्रोक्ता नागार्जुन पुरस्सरई। तो नागार्जुन एक संग्रह काल के विद्वान आचार्य हुए, उन्होंने रस सिद्धि कर बताया इसको, साधारण रसों को। और रस सिद्धि के लिए जो भी कुछ लिए जाते हैं ये ध्यान रखिए कि एज इट इज मार्केट में जैसा मिलता है उठा के काम में नहीं लेते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो रस शास्त्र में चिकित्सा के दृष्टिकोण से काफी कुछ प्रोसेसिंग इसकी लिखी हुई है और कई बार पूछा जाता है कि साहब ये आपने आर्सेनिक को सेलेक्ट कर लिया तो ये तो आपने शोधन किया तो क्या निर्विष हो गया, उसके बाद में कोई विषाक्तता नहीं रहेगी। तो आफ्टर ऑल विष तो विष ही है। जब अयुक्त युक्त प्रयोग करने पे खाद्य पदार्थ भी विषाक्तता करते हैं तो उनमें अजीर्ण होता है, विकार होते हैं, विकार शांति के लिए प्रयास लिखे हुए हैं। तो जिनमें विषाक्तता है उनको तो स्वाभाविक रूप से हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं या सावधानी पूर्वक थेरापेटिक डोज में प्रयोग करके मारक मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो विषों के प्रयोग के भी कई उद्देश्य हैं और कृत्या के लिए भी रिकमेंड किया है, तो उसको हम देखें। तो यहाँ पे सभी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और द्रव्य के सामान्य शोधन से लेकर के विशेष शोधन, मारण में फिर सामान्य मारण, विशेष मारण, उसमें फिर इवन सत्वपातन तक लिखा हुआ है। किंतु ये ध्यान रखें कि जो भी द्रव्य हम लोग इसमें ग्रुप में रखते हैं सभी के लिए सारी प्रक्रियाएं सामान्य नहीं होती, सबके लिए करने जैसी नहीं होती। द्रव्य स्वभाव से कसाय कल्पना होती है, तो कसाय कल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षिणी बताया तो उसको द्रव्य बलापेक्षिणी भी बताया। और रसशास्त्र के क्रम में ये द्रव्य बलापेक्षिणी कॉन्सेप्ट में हम द्रव्य को कुछ ऐसा बनाए जो शरीर के लिए उपयोग योग्य हो जाए, इस दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आचार्यों ने 6 उपरस बताए, साधारण रस बताए, किसी ने 8 बताए। तो प्राय 8 वाले जो ये रसत समुच्चय का श्लोक आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा 126-127 पे, कंपिलस चापरो गौरी पाषाण नवसारक कपर्दो वन्य जारस्य गिरि सिंधु रहिंगुलो
मृदार संगम इत्यष्टौ साधारण दशा स्मृता। तो इस तरह से करके 8 साधारण रस इन्होंने प्राय संग्रह ग्रंथों में मिलते हैं। ये एक कोटेशन आपके सामने है। तो कंपिलस चपलो लिख दिया इन्होंने, चापरो पाठ है। तो ये इस तरह के पब्लिश जो ग्रंथ हैं उनमें कुछ एरर्स हैं, तो अच्छा स्कॉलर है तो उसको ये एरर्स पकड़ने का अभ्यास हो जाना चाहिए। इस श्लोक में कंपिलस चपलो लिख दिया तो चपल नहीं है, क्योंकि ये तो पहले किसी वर्ग में गणना हो चुकी है। और गौरी पाषाण, नवसाधर, वन्नीचार, अथ सिंदूर, और सिंदूर से फिर टीकाकार लिख देता है शिला सिंदूर। तो ये थोड़ा सा एरर है, कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है, इसको सुधार लेना चाहिए। यदि इसको भी मान्य करते हैं तो ये सभी चूंकि उपरस में पहले आ चुके हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और साधारण रस जो है प्राय उनका सामान्य शोधन दिया है, 3 बार भावना देना है, एक भावना नहीं मात्र 3 भावना देना और सूखा लेना, तो दोष रहित हो जाते हैं। निरपवाद हो जाएंगे, अपाय नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, दोष कम हो जाएंगे, इस तरह की बात है। तो इस तरह से संख्या कम ज्यादा हो सकती है। वराटिका, इसमें एक साधारण रस है और ये कोरी या साइप्रिया मोनेटा, और इसका भस्म का डोज है 250 mg और नींबू तक के अनुपान से इसको देना है। प्राय रस ग्रंथों में इसके एडीआर नहीं लिखे हुए हैं, किंतु मात्रा के कारण से एडीआर हो भी सकता है। जिनका शरीर में अवयव में पहले से ही विकार है उनको ये अपाय कर सकता है। तो दर्प और दर्पनाश करके यूनानी में कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है, वहां इस तरह के कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग को वृक्कों के लिए दोष कारक बताया, इसको जरा सा हम ध्यान रखें। मुक्ता प्रवाल हीरक, इनमें अपाय होगा तभी इन्होंने विकार शांति के उपाय में अनुपान मंजरी में घृतमधु सीधा युक्तम गोदुग्धेन समम पिबेत तस्य मुक्ता प्रवालस्य हीरकस्य विषम हरेत। तो ये इवन हीरक तक के लिए एक सामान्य विषनाशक कॉम्बिनेशन बताया। ये मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो इनके जो एडीआर्स अगर होते हैं, तो हालांकि हमारे यहाँ पर व्यवहार में इस तरह का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इन चीजों को प्रयोग करने वाला रस शास्त्री नहीं होता, काय चिकित्सक होता है। वो अपने ढंग से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनको घटक द्रव्यों से मतलब इतना व्यवहार में नहीं होता है। और यदि होता है तब भी उस तरफ एक परिपाटी नहीं है विकार ढूंढने की या विकार शांति के लिए। फिर भी यदि कभी प्रूव हो तो सब विषाक्तता अगर इस द्रव्य के कारण से हुई है तो हम उसको मैनेजमेंट को करेंगे, उसके प्रबंधन को, चिकित्सा को, तो इसमें लाभ होगा। इस तरह से विष नाशन के लिए इन्होंने लिखा है, मुक्ता प्रवाल आदि के लिए लिखा है। तो इसका मतलब कपड़ के लिए भी ये कैल्शियम कंटेनिंग होने से काम करेगा। और हीरक में कार्बन है, कैल्शियम नहीं है, फिर भी एक ग्रुप में उन्होंने लिख दिया। तो हीरक में भी विष, यांत्रिक विष है, किंतु अगर ढंग से बनी हुई प्रोसेस की हुई भस्म मात्रा पूर्वक देंगे तो नुकसान नहीं करेगा, इतना जरूर ध्यान रखें। हिंगुल, ये द्रव्य जो है वो एक तरह से इसका तत्सत्वम सूत्र संकासम करके पारद का खनिज है, किंतु हम इसको साधारण रस में परिगणित करते हैं। और सिनाबार HGS मर्क्यूरल सल्फाइड करके लिखा है, और इस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। आजकल जो भी हिंगुल आ रहा है वो मैन मेड है, खनिज हिंगुल प्राय कम आता है। खनिज हिंगुल से पारद ट्रिपल डिस्टिल करके आता है, उससे प्रोसेसिंग करके कुछ कंपनियों में इसको कारखानों में बनाते हैं और फिर वो बाजार में आता है। तो कई बार डेलिबरेटली बिजनेस के आधार पे इम्प्योरिटी उसमें रहती भी है, और नहीं तो ये माना जाता है कि जो मैन मेड हिंगुल है उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी, श्रेष्ठ है, इस तरह का। तो शोधन की भी अपेक्षा नहीं है, किंतु नहीं, शास्त्रीय द्रव्य है तो जब बाहर से कोई चीज घर में लाते हैं तो सामान्य शोधन तो करते ही हैं, इसलिए इसको शोधन तो करना ही है। और इस तरह से मात्रा इसकी इन्होंने आधारती दिया है 62.5 mg, और मधुघृत के अनुपान से इसको रिकमेंड किया है। और एडीआर में कुछ बताया, तो अंदर अगर अयुक्त युक्त प्रयोग किया, अशुद्ध प्रयोग किया, सिद्ध प्रयोग नहीं किया, तो इस तरह के द्रव्य नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट कहीं एक स्थान पे लिख दिया कि रस चिकित्सा में द्रव्यों को भारत के प्रोसेसिंग में, क्योंकि सूत्र सिद्धि करा प्रोक्ता ये पहले लिखा हुआ है वर्गीकरण में, गण के परिणाम में, उद्देश्य में। तो उसके आधार पे देखें तो सूत्र सिद्धिकर होना, इसका मतलब भारत के प्रोसेसिंग में चाहे बंधन हो, जारण हो, अष्ट संस्कार हो, है ना, जारना मोचना हो या षोडश संस्कार हो, उस प्रक्रिया में इसको विचारें
तो ये द्रव्य सारे शुद्ध और सिद्ध काम में लिए जाते हैं। इसलिए कभी भी फॉर्मूले में अगर हिंदी में हिंगुल लिखा है, शुद्ध भी नहीं लिखा, तो आप ऐसा मत करो कि बाजार से लेके केमिकल डाल दो। आयुर्वेदिक प्रोसेस रसशास्त्रीय जो निर्दिष्ट हैं वो करना अपेक्षित है। नहीं करने पे या अयुक्तियुक्त प्रयोग करने पे या अमात्रा में अविध प्रयोग करने पे, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने पे इस तरह की लक्षण रिपोर्टेड हैं या इनको इन्होंने सूचित किया है। अंधत्व होगा, क्षीणता होगा, क्लम होगा, भ्रम होगा, मोह होगा और प्रमेय होगा। और विकार शांति के उपाय में मैनेजमेंट में अपाय शांति के लिए इन्होंने गंधक और नागवल्ली स्वरस इसका प्रयोग किया है। नागवल्ली सरस अनुपान से गंधक, शुद्ध गंधक का प्रयोग करना या गंधक रसायन का प्रयोग करना। हिंगुल के अवगुण में अशुद्धो, दर्द, कोरियात, कुष्ठ, क्लेव्य, क्लमम, भ्रमम, मोहश्च शोधे तस्मात् सिद्ध वेद्यस्तु हिंगुलम। तो ये सिद्ध वेद्य जो है इनको शोधन का उद्देश्य बता रहे हैं कि हिंगुल से अवगुण हो सकते हैं, इसलिए उसको शोधन करके काम में लेना। और ये पारद का खनिज है, इसलिए परिणाम में जो पारद के विकार हैं या उनके जो चिकित्सा के क्रम है उन सबको हम यहाँ काम में ले सकते हैं। तो उसी आधार पे और भी आगे देखें तो हिंगुल से विकार शांति के लिए यदि हिंगुल का सेवन करने से अगर व्याधि उत्पन्न होती है, मतलब एडीआर हो या अजीर्ण हो, तब सूतकवत सर्वा कुर्यात वैद्य प्रतिक्रिया, सारी प्रतिक्रिया या चिकित्सा सूत्र सूत विकार शांति के तरीके से होगा। और सूत विकार शांति के लिए हमने पहले चर्चा नहीं कर पाए, और यहाँ पे हिंगुल से संबंधित जो है उसको हम विचारें तो विकारो यदि जाए तो पारदात मल संयुतात, मतलब अशुद्ध पारद के सेवन से अगर होता है तो वहां पे गंधकम सेवयत धीमान पाचितम विधि पूर्वकम, गंधक को, शुद्ध गंधक को सिद्ध करके गंधक रसायन बना के उसका सेवन करने से पारद विकार शांति होती है। तो हिंगुल के विकार भी इस प्रक्रिया से शुद्ध होंगे, सिद्ध होंगे और हम लोग मैनेज कर सकते हैं। किंतु पहले हम प्रैक्टिस में डायग्नोस करना तो सीखें। अभी तक वो प्रक्रिया नहीं है कि ये जो लक्षण उत्पन्न हुए, व्याधि जो उत्पन्न हुई, वो रसशास्त्रीय द्रव्य से हुई या हम लोग उस पेशेंट के डिजीज पैथोलॉजी के आधार पर विचार करते हैं। तो ये एक 18वीं सदी से कुछ विचार में आने लगे, क्योंकि उसके पहले विधिवत प्रक्रिया करके काम में लेते थे। जहाँ भस्म लिखा है वहां भस्म लेते, आज की तरह केमिकल नहीं लेते। एकदम HGS लिखा है, रेड सल्फाइड लिखा है, इसलिए हमको हिंगुल ले लेना है, रस सिंदूर महंगा पड़ता है, या स्वर्ण जारित पारद में और भी महंगा होगा, तो सब हम लोग सीधा हिंगुल पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। रसायन के कॉन्सेप्ट में तो हमेशा जारित और स्वर्ण जारित ही लेंगे। व्याधि निवारण के लिए रसगुण बलि जारित कोई प्रोडक्ट लेंगे तो हिंगुलोथ पारद से बना हुआ रस सिंदूर या हिंगुल हमको काम में लेना है। और वो स्थिति हमारी इसलिए है कि साहब ये मैन मेड है, इसलिए ट्रिपल डिस्टिल मरकरी से अगर हिंगुल बनता है तो सापेक्षली वो सेफ होगा, कंपेरेटिवली, ऐसा मान सकते हैं। और ये दिया है कि साहब दो मासा मासो युग्मम नागवली दलई सह यह खादे पारदर्श्य दोष शांति भवे तदा। तो जैसा कि टेबल में ये बताया था कि गंधक है, नागवली दल के स्वरस से देंगे तो वो गंधक हिंगुल के विकार की शांति करेगा। और फिर एक योग है जो पारद सेवन जन्य विकारों में एक काम में आता है। द्राक्षा कुष्मांड खंडानी तुलसी शतपुष्पिका लवंगम त्वक्च नागम, नागम नाकेसर है, गंधक के न समान सकम, गंधक के बराबर सभी द्रव्य मिला के और फिर ये सिद्ध गंधक बनावे। और कर्ष मात्रम प्रयोक्तव्यम भुंगते सर्वम पृथक पृथक, इनको एक कर्ष मात्रा में सभी को प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसे सूत विकार शांति होती है। मतलब हिंगुल विकार शांति में ये ककाराष्टक के जो कुष्मांड आदि हैं इनको भी श्रावणार्थ से प्रयोजित ये कॉन्सेप्ट है। तो आइदर द्राक्षा कुष्मांड इनसे मिलित चूर्ण बना के गंधक के साथ लें या अलग अलग भी इनका प्रयोग कर सकते हैं और ये काम आएगा। ऐसा ही एक है कि पारद मरकरी के लिए स्वर्ण को भी प्रतिकारक बताया है, बिटर ग्राउंड को बताया है, और कांतलोह भस्म को भी इसके लिए बताया है। किंतु आज जो स्थिति है उसमें कांत पाषाण भस्म मिलती है तो निर्द्वंद नहीं है, सावधानी रखें। कांत लोह करके उसका भस्म बनाना और उसको काम में लेना, इसको हमको देखना चाहिए। अजीर्ण होने पर और भी जो व्याधियां होती है, महाव्याधि वो होती है। तो महाव्याधि का एक वर्ग है पूरा चरक संहिता में, उन सब में
अगर भारत या हिंगुल के सेवन के कारण अगर ये इस तरह की व्याधियां होती है तो उसमें स्वर्जिया क्षारम कार्वली रसप्लुतम ये 1 कर्ष मात्रा में लेना है। और या सुवरचल से सर्जिक क्षार की तरह से आप 2 अर्थ कर सकते हैं। सुवरचल लवण भी है और पीत सुवरचला के लिए भी आया है। इस तरह से वृद्ध रसराज सुंदर में ये पारद विकार शांति के लिए जो लिखा है इसको हम हिंगुल विकार शांति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर दाह अगर आदि लक्षण हो, हालांकि हिंगुल में एडीआर में दाह आदि नहीं लिखा है, पर्टिकुलरली ये रस कर्पूर के लिए है या माई से सकृत है वो रस कर्पूर के लिए है। बाह्य स्थानिक प्रयोग में अगर पारा फूटना जिसको बोलते हैं या त्वक विकार अगर इस तरह का हुआ, कंडू है, शोथ है, पीड़िकाएं हैं, है ना, विचर्चिका वगैरह, तो उसमें ये एक सामान्य है अनुपान मंजरी में रस। और सूत विकार शांति का एक चैप्टर ही इसमें वैसे रत्नावली में दिया हुआ है या पारद विज्ञानीय में है, उसको देखेंगे तो इस तरह के आपको स्थानिक प्रयोग के लिए अभ्यंग के रूप में इन द्रव्यों का प्रयोग बताया है। नागवल्ली स्वरस, भृंगराज स्वरस, तुलसी स्वरस, छागी दुग्ध, इनको अलग अलग भी अभ्यंग कर सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार हर याम में। और 7 दिन तक प्रयोग करने के बाद में स्नान शुद्धि करके और गात्र के जो स्थानिक बाह्य व्याधियां हैं, लक्षण जो भी हैं वो समन होते हैं। और शीतल नीर से स्नान करना ये एक विशेष इसमें स्वरूप आता है। अग्निजारण, इसके लिए तो शास्त्र में पूरा ढूंढने पे कहीं पर भी शोधन भी नहीं मिलता है। तो कई बार ये एक की पॉइंट है परीक्षा में, स्टूडेंट्स कितना पढ़ते हैं या खाली अटकल से जवाब देते हैं, तो पूछ लिया जाता है अग्निजार का शोधन बताइए। तो प्रायः समुद्रेण अग्नि नकृष्य करके जो उत्पत्ति है अंबर ग्रीस के लिए, और ये ओपेक होता है ये एक तरह से, और एस कलर्ड सीक्रेशन ऑफ द स्पर्म वेल, और इंटेस्टाइन में एक व्याधि के कारण से उन्हें कहते हैं कि साहब विषाक्त कोई घास वगैरह वनस्पति खा लेती है, उसकी वजह से उसके शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, और उसके निष्फलन के लिए उसमें जो स्राव इकट्ठा होता है वो बाद में उस प्राणी की मृत्यु होने के बाद उसकी जरायु जो है आंध्र प्रदेश या इस तरह के जो अवयव हैं वो समुद्र में तैरते हुए किनारे लगते हैं और उसको संग्रहित करके काम में लेते हैं। काफी कॉस्टली आइटम है, गंध द्रव्यों में इसको प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। और इसकी मात्रा जो है वो 16 mg से आधा रत्ती तक है, 62 mg तक। और मधु, नवनीत और घृत से इसका प्रयोग है। जनरली पाक वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, और कुछ रस योगों में इसका प्रयोग है। अंबर कस्तूरी आदि वटी एक योग है जो आक्षेपज ज्वर में इसको काम में लेते हैं, जहाँ पे पेशेंट को क्रैम्प्स आते हैं उस स्थिति में इसको काम में लिया जाता है। इसका कोई एडीआर वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी मैनेजमेंट के लिए कोई निर्देश नहीं है, मात्रा पूर्वक, वैसे भी काफी कॉस्टली आइटम है, इसलिए इसको म्यूजियम में भी कहीं कम मिलेगा। स्टैंडर्ड सीधा है नहीं, और जो लोग इस बिजनेस में हैं वही इसको देते हैं। और परीक्षण है जो परीक्षा पद्धति में लिखा है वो वैक्स के जो परीक्षण है वो इसमें आ जाते हैं। तो गर्म सुई को इसमें प्रिक करके बाहर निकलना, और उसके ऊपर पिघला हुआ वैक्स की बूंदे आएगी और इसको जलाने पे ऐसा कंडीशन होगा। ये सारी बातें कुछ हैं, परीक्षाएं हैं जो दे रखी है। किंतु ये है कि जिसको असली घी खाने का अनुभव है या ब्रांड का पता लगता है वो लोग इस चीज को देख सकते हैं। और मार्केट में ये एस कलर्ड वाला भी मिलता है, व्हाइट भी मिलता है, 2 तरह का आपको ये अंबर मिलता है। और कॉस्ट फैक्टर है उसमें, आप देखिए ज्यादा चिकित्सा में आयुर्वेद में कम है, यूनानी में माजून वगैरह में इसका ज्यादा प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसको देखें। कोई एडीआर वगैरह रिपोर्टेड नहीं है रसशास्त्र में। गिरी सिंदूर, ये भी एक तरह से मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी डाइऑक्साइड, और रेड HGO है, मर्क्यूरियल ऑक्साइड बोलते हैं। तो मात्रा वगैरह कोई स्पष्ट दी नहीं है, और मार्केट में या प्रैक्टिस में कोई चिकित्सक इसको सीधा काम में नहीं लेते, और अगर काम में लेते हैं तो एक्सटर्नल या बाह्य प्रयोग वाले कल्पों में इसका उपयोग प्रायः देखने को मिलता है। और यादव जी महाराज ने इसको लिखा है साहब ये केमिकल के बाजार में मिलेगा, खनिज तो मिलेगा नहीं। शुष्क स्वर्ण स निर्दिष्ट पाषाणांत तो रस करके रस कामधेनु में इसका कोई परिचय दिया है थोड़ा सा, बाकी आगे कहीं फॉर्मुलेशन या प्रयोग ज्यादा नहीं मिलते हैं। और सीपी चांद के नाम से ये केमिकल मार्केट में जो केमिकल स्टोर हैं वहां पे मिलेगा, और ये मलहर वगैरह बना के इसका प्रयोग उन्होंने किया है। इसको जरा सा देखें, और कोई इस तरह की विशेष रिपोर्ट नहीं है। कंपिलक ये साधारण रस है,
इसमें भी रस ग्रंथों में कोई खनिज द्रव्य मानते हैं, कोई वानस्पतिक द्रव्य मानते हैं, किंतु वर्तमान में प्राय वानस्पतिक द्रव्य ही मानते हैं। मिलेटस फिलिपिनेंसिस करके जो कम्पिलक वृक्ष होता है, उसकी फल का रज है, उसको काम में लेते हैं। मात्रा इसकी 500 mg से 750 mg या 1 ग्राम 3 ग्राम तक भी शोधन करने के बाद इसको दे सकते हैं। खास करके त्वग विकार और कृमिनाशन के लिए इसका प्रयोग है योगों में, और साथ में इसका प्रयोग विरेचन के लिए भी है। ये द्रव्य विरेचक भी है। तो इस आधार पर 2-3 द्रव्य कम्पिलक के नाम से रस ग्रंथों में रिकमेंड किए हैं, और कहीं जो सोरठ की मिट्टी है रेड कलर की, उसको भी विरेचक मान के ले लेते हैं काम में, किंतु जो सर्वमान्य है वो यही है। और इसमें अतिमात्रा प्रयोग करने पे पेट में उदरसूल हो सकता है, विरेचन ज्यादा हो सकता है, वमन हो सकता है। ये उसके वो अपाय हैं, एडीआर हैं, और इसके निराकरण के लिए अलग से कोई मैनेजमेंट उन्होंने विशेष नहीं दिया है, केवल लाक्षणिक आपको समन करना है। गौरी पाषाण एक साधारण रस है, और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AH2O3, और इसकी जो मात्रा है वो 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा से 4 मिलीग्राम तक इसकी मात्रा है, चिकित्सकीय मात्रा। ज्यादा मात्रा में लेने पे ये विषाक्तता करेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक इसकी मात्रा बना करके ही प्रयोग करते हैं, शुद्ध और सिद्ध होने के बाद। मतलब इसका सत्व पाचन करके या इसको शोधन करने के बाद में विभिन्न कोई योग बना करके इसका प्रयोग है। अकेला गौरी पाषाण है, जौहर सीन के नाम से ज्वर के लिए कभी आनुषंगिक 2-3 दिन प्रयोग करके बंद कर देते हैं, और उसमें पथ्य पूर्वक सेवन करते हैं थेराप्यूटिक मात्रा में। अगर ज्यादा मात्रा दिया तो हिक्का है, वमन है, उदरसूल है, और भी ज्यादा दिया तो रक्त वमन हो सकता है, और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। और थेराप्यूटिक डोज में देने पर अगर ये अपाय करे तो इसके लिए रस सिंदूर, मतलब षडगुण बलि जारित रस सिंदूर लेना, उसमें सीतोबलादी चूर्ण और मधु मिला के देना, ये एक रिकमेंडेशन एडीआर के लिए, मैनेजमेंट के लिए लिखी हुई है। और मल्ल विकार शांति के लिए लिखा है, चितया सह पानाच्य मेघनाद रस। तंडुलीय का रस जो है वो मल्ल विष नाशक है, ये पारद के लिए भी विषाक्तता नाशक है, इसलिए चौलाई का रस या तंडुलियक जो है वो हमको काम में लेना चाहिए। और नींबू प्रसेवनात्, तो साहब जैसे नींबू का सरस भी हम इसमें काम में ले सकते हैं, लाक्षणिक रूप से हिक्का वगैरह है तो वहाँ नींबू सरस, फुटकी चूर्ण वगैरह हम दे सकते हैं। विरेचन नहीं देना ज्यादा, क्योंकि अगर तय हो जाए मात्रा कम है, चिकित्सकीय मात्रा में लेने पे एडीआर हुए, तब हम इसको फॉलो करें, नहीं तो सीधा घृतपान इसकी चिकित्सा है। गोपय खदिरोद्भूतम चिता युक्तम तथैव च। तो सब खदिर सार का क्वाथ या कत्था लेकर के उसको दूध में मिला करके मीठा करके पिलाना, ये 3 घंटे में मल्ल शांति के लिए रिकमेंडेड है। इसका मतलब इस तरह से थेरेप्यूटिक डोज में अगर है और नुकसान कर रहा है तब इसको विचारें, नहीं तो जो फेटल डोज में अगर ले लिया गया तब तो हमको सादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए एक जो बात लिखी है साहब, ये त्रिमल्ल जो है, आल मल्ल शिला, इसमें मल्ल घटित द्रव्य हैं, और एक ग्रुप बनाया, और इसके लिए लिखा है कि साहब आलादि जो भी चीजें हैं उसको हम अगर काम में लेंगे और विकार होते हैं तो हमको षडगुण गंध रंजित सूत, मतलब षडगुण बलिजारित रस सिंदूर काम में लेना, और उससे प्रयोग होगा, लाभ होगा इस तरह का। तो मल्ल विकार शांति के लिए सावधानी पूर्वक करें। और अभी इस तरह के प्रश्न साइंटिस्ट पूछ भी लेते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को, और फिर आपसे पूछते हैं साहब आपने शोधन कर लिया तो मल्ल का निर्विष हो गया क्या, और निर्विष हो गया तो फिर नुकसान नहीं करेगा। तो सब मल्ल तो मल्ल है, नुकसान तो करेगा ही, विष है वो, किंतु मात्रा पूर्वक युक्ति पूर्वक पथ्य परहेज के साथ देंगे तो एडीआर नहीं होंगे। और फिर भी एडीआर हुए तो ये जो मैनेजमेंट है इसको फॉलो करने पे वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद के औषधि को आयुर्वेद के तरीके से बना के देने पे कभी भी एडीआर नहीं होंगे। और यदि मात्रा का गड़बड़ रहा, क्योंकि 1 mg से भी कम मात्रा में देना इन्होंने रिकमेंड किया है, और रेंज है 4 mg से ज्यादा नहीं देना, और इससे ज्यादा चला गया तो वो तो अपना काम बताएगा शरीर में। इसलिए सावधानी से इसका प्रयोग करें। रसगीरी में इसकी मात्रा बनाना भी लिखा है, उसको नहीं भूलें। और जो अनपढ़ आदमी इसको दे देता है, पहले इस तरह के सिस्टम थे सब, एक जो जन्म गुटी या जो गुटी का है हेमगर पोटली वगैरह, इसको घिस करके चटाते हैं, वैसे मल्ल को भी घिस करके चाटने का रिवाज था औषधियों के साथ।
और भांग वगैरह के साथ लोग लेते थे और 20-20 किलो घी पी जाते थे, तो उनको उसका अनुभव था कि साहब उनका प्रयोजन कुछ और था। किंतु चिकित्सा में रसायन के दृष्टिकोण से अगर हम प्रयोग करते हैं, तो मल को जहाँ देना चाहिए आत्ययिक अवस्था में, वहाँ पे आपको कम ही मात्रा में देना है। और जो इसका सत्व है, जौहरसीन के नाम से कभी आता था, आजकल भी आता होगा हमदर्द का, तो उसका 1 mg से 4 mg 3 या 4 खुराक देने में विषम ज्वर ठीक हो जाता है। और साथ में पथ्य परहेज रखना है आपको, कोई भी मसाले या आहार नहीं लेना है, केवल लिक्विड डाइट में दूध पीना है, भूख लगे, प्यास लगे, और वो हजम भी होता है। तो थोड़ा-सा जो अनुभवी चिकित्सक हैं, रस चिकित्सक, उनसे इन चीज़ों को सीख करके काम में लेना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखें। और विकार हो तो रस सिंदूर को 7 दिन देना है। वृद्धाश्रम संघ भी लिखा हुआ है, प्रोसेस भी लिखे हैं, काम में भी आता है, किंतु इंटरनल यूज़ के लिए कम काम में आता है। शोधन लिखा है, और सिरका से या एसिटिक एसिड, है ना, या सूक्त से इसकी भावना दे करके शुद्ध करते हैं, और मलहर आदि में काम में आता है। तो ये एक लेथार्ज या लेड मोनोऑक्साइड है, और आज के दृष्टिकोण से विषाक्त होगा, किंतु हम लोग चिकित्सा में जहाँ काम में लेते हैं, अंतर प्रयोग वाले फॉर्मुलेशन बहुत कम है, और हैं तो भी वो मार्केट में नहीं है। आज के हेवी मेटल्स के डर से लोग बाग वैसे ही नहीं लेते। फिर भी अगर हमने लिखा है और कहीं काम में लिया और विकार हो, तब इनको देखना है। तो एडीआर वगैरह कोई रस ग्रंथों में इसके सूचित नहीं है। वृद्धाश्रम संघ विकार शांति के लिए लिखा है सीधा कि साहब अगर विकार शांति हो तो गवाम कृतम सीता युक्तम मृदा संघस्य शांतिकृत। तो वृद्धाश्रम संघ के विकार शांतिकरण के लिए गोघृत और शर्करा इसका प्रयोग करना है। घृत को विशेषज्ञ बताया और ये काम करेगा। तथैव चाम्लक रसम सद्यो विकृति शांतिकृत, और अम्ल रस भी इसके लिए विकार शांति कारक बताया है अनुपान मंजरी में। तो एडीआर स्पष्ट संग्रह ग्रंथों में नहीं है, और जिनको अनुभव हुआ उन्होंने मैनेज जैसे किया उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसलिए सावधानी पूर्वक इसको प्रयोग करें अगर आभ्यंतर प्रयोग करना है। स्थानिक प्रयोग से भी अगर आपको विषाक्तता लगे तो घृत का प्रयोग आप कर सकते हैं आभ्यंतर, कोई उसमें अपवाद नहीं माने इसको। नवसार अमोनियम क्लोराइड NaCl, और इसकी मात्रा जो है 250 mg से 1 ग्राम तक इसको रिकमेंड किया है। नींबू स्वरस के अनुपान से देना, मधु से देना, या साथ में उष्णोदक अनुपान के रूप में देना, इस तरह से। और नवसादर अकेला हम लोग नहीं देते, कोई योग बनाकर देंगे या किसी में प्रक्षेप रूप में मिला के देंगे। और फिर भी अगर कोई आपको लगता है, क्योंकि ये तो कुछ विकारों के लिए प्रतिविष है, मृतिका भक्षण पांडु वगैरह में नवसादर भक्षणात ऐसा करके लिखा है, तो इससे साइड इफेक्ट कुछ होना नहीं है। और अगर होता है तो वो थेराप्यूटिक डोज के कारण नहीं होगा, अविध प्रयोग या मात्राधिक्य में प्रयोग करने के कारण से होगा। इसलिए उसको आपको मैनेज करना है अपने आधार पे। और इस तरह से थोड़ा सा हमने विचार किया उपरसों और साधारण रसों के बारे में। ये सब उनमें कुछ विषाक्त स्वभाव वाले द्रव्य भी हैं, और उपरस वगैरह हैं। तो उपरस और साधारण रस जो हैं उनमें यदि विषाक्त स्वभाव वाले द्रव्य हैं, तो जैसा कि रस शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, आभ्यंतर प्रयोग के लिए जब भी योग बनाएंगे, मल्ल लिखा है तो मल्ल सीधा नहीं डालना शुद्ध करके, या काशीस लिखा है तो काशीस शुद्ध नहीं प्रयोग करना, या हिंगुल है तो उसको सीधा लाके नहीं यूज करना। वो यूज करने पे आयुर्वेद में ग्रंथों में जो लिखे हुए गुण कर्म हैं वो नहीं मिलेंगे, ये स्पष्ट है। क्योंकि उन्होंने वहां पे शोधन, मारण, भावना, मर्दन, पाचन, पुटन, ये सारी प्रोसेसिंग दे रखी है। तो स्पष्ट है कि जो कुछ गुण कर्म रस ग्रंथों में संकलित हैं वो शरीर में प्रयोग योग्य स्थिति के प्रोडक्ट के गुण कर्म है। इसलिए रॉ मटेरियल केमिकल के गुण कर्म नहीं मान के हमको सारी प्रोसेसिंग उसमें करना चाहिए। और कुछ लोगों ने जब द्रव्य विनिश्चय नहीं हुआ चिकित्सा के लिए, तो बहुत सारे द्रव्य उस तरह के आए हैं जिसमें शिलाजितु का सत्वपातन भी रिकमेंड कर दिया, या इस तरह की बात है। ये अंजन के नाम से वानस्पतिक नहीं है, कई भेद है अंजन के, तो वहां पे उनको सीधा अंजन लिखा है वहां पे अंजन डाल देना, ऐसा नहीं करना। ये इस तरह के हमारी अज्ञानता के कारण या असावधानी के कारण अगर एडीआर होते हैं तो उसके लिए सावधान रहना। नहीं तो शास्त्रीय क्रम में प्रोसेस करके अगर हमने बनाया तो कभी भी ये नुकसान नहीं करेंगे। इवन काशिश का एक एग्जांपल है कि सब मानक ग्रंथों में भी हमने शुद्ध काशिश लिख दिया, क्योंकि आज के केमिस्ट्री का नॉलेज हमको ज्यादा हो गया, और रसशास्त्र में उसको हम सीधा गठित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। रसशास्त्र में होलिस्टिक अप्रोच में काम होता है,
और जो कुछ गुणकर्म लिखे हैं शुद्ध और सिद्ध के हैं, सिद्ध का मतलब कठोर देह हैं तो भस्म बना के मृदु करके काम में लेना, और इसी क्रम में रजय प्रवृत्ति में आपको काशीस भस्म प्रयोग करना चाहिए। ऐसा जहां भी काशीस लिखा है, काशीस गोदंती है, और अगर हरे रंग का सप्लाई हो रहा है तो वो वामन है। 4-5 दिन देने के बाद में मेटेलिक टेस्ट आएगा, और काशीस के जो मॉडर्न के आयरन 7 के जो एडीआर्स हैं वो आपको यहाँ भी मिलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, किंतु शास्त्र की जो प्रक्रिया मूल में कहीं सिद्धांत रूप में दे दी, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एडीआर तो होंगे, और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, और उसके जो मैनेजमेंट दिए हैं उनको करना चाहिए, प्रैक्टिस में लेना चाहिए, और हमेशा बस में लेना है, और मधुर लेना है, अम्ल नहीं, कसेला नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा रसशास्त्रीय प्रोसेसिंग को अगर ध्यान में रखेंगे और मात्रा पूर्वक विधि पूर्वक प्रयोग करेंगे, पथ्य व्यवहार के साथ, पथ्य पालन के साथ, मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य, आहार विहार सभी आया, साथ में आचार रसायन भी है। ऐसा नहीं साहब नुकसान नहीं करता इसलिए मैं मन मर्जी सब भी कर सकता हूँ, वो नहीं है। जितने काल तक प्रयोग करते हैं आगे उसका पथ्य परहेज भी करना है, और एप्रोप्रिएट डोज में देना, प्रॉपर क्रामण के साथ देना, क्रामण इज अनुपान। तो ये सारी गाइडलाइन जो है स्पष्ट शास्त्रों में है, और जब कभी गलती होती है तब हम ढूंढते हैं। तो एक तो प्रैक्टिस में नहीं है कि ये एडीआर होना संभव है इन द्रव्यों से, और हम डायग्नोज भी नहीं कर पाते क्योंकि एडीआर लिखे भी नहीं है, किंतु विकार शांति के मैनेजमेंट लिखे हैं, प्रक्रिया लिखी है, चिकित्सा सूत्र लिखा है। तो प्रॉपर आचार रसायन का फॉलो जरूर करना रस शास्त्रीय द्रव्यों का प्रयोग करते समय। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं दवा ले रहा हूँ इसलिए ठीक हो जाऊंगा, निदान सेवन तो मैं करता रहूं। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन ही व्याधि का निवारण का एक प्रक्रिया है, संप्राप्ति विघटन। तो इस तरह से हम सावधानी पूर्वक इसको विचार करें और इसको देखें। ये आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और कोई इसमें क्वेरी हो या क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें पूरा ज्ञान दिया जितना कि हमें क्लिनिकल लेवल पर और एक फार्मास्यूटिकल लेवल पर जानना नितांत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इससे पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे, और यदि किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है तो वो यहाँ भी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अपने ग्रुप में उसको अपलोड कर देंगे, वहां पर सर उसका डिटेल में रिप्लाई भेज देंगे। मीनाक्षी, अभी चैट बॉक्स में कुछ एक है, वी कैन स्टार्ट रीस्टार्ट द मीटिंग एंड टेक द क्वेश्चन। सर अभी हमारे साथ हैं अवेलेबल। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक बार हम मीटिंग को रिज्यूम कर लेते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीजॉइन द मीटिंग बाय क्लिकिंग ऑन द सेम लिंक। सर मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ, आप प्लीज इसी पर दोबारा रीजॉइन कर लीजिए। अगर थोड़ी देर सभी श्रोताओं को, साथियों को धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना, और अगर इसमें कोई आपको एरर नोटिस में आए तो सूचित कर सकते हैं। थैंक यू सर। दोबारा हाँ जी सर, जी सर।